हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने इस बैंकिंग सीरीज के वीडियो के माध्यम से जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे मैंने पहले बताया था, जो इसको जो मेजर जो डिमांड आती है वो कॉर्पोरेट से आती है, उनको इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल करने के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बिना इंटरनेशनल ट्रेड समझे के अंडरस्टैंडिंग के बिना समझना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, और इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड को आज थोड़ा डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट में जो मैं इसको एक्सपोर्टर के हिसाब से डिस्कस करूंगा। जो एक्सपोर्टर मीन्स कि जो इंडिया से जो गुड्स जो ओवरसीज मार्केट में भेजे जा रहे हैं, तो उसका जो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें पेमेंट की टर्म्स जो होती हैं वो डिसाइड होती है कि कैसे पेमेंट आएगी। अगर सपोज करो इंडियन एक्सपोर्टर ने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, और देन जो ओवरसीज बायर है उसने अगर जो है पेमेंट करने से मना कर दिया, या गुड्स की और उन अन्य रीजंस, या उसने गुड्स देने से मना कर दिया, तो देयर इज ए ह्यूज लॉस फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर। सिमिलरली अगर एडवांस में उसको पेमेंट उसने भेज दिया ओवरसीज बायर ने इंडियन एक्सपोर्टर को, और इंडियन एक्सपोर्टर जो उस जो जिसके पास जो गुड्स है वो उसको भेज नहीं पाया, डिले हो गया, या उसकी क्वालिटी एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं थी, तो इस केस में जो है जो ओवरसीज बायर है उसको एक बड़ा लॉस होने की संभावना रहती है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए जो प्रोसेस जो इंटरनेशनल ट्रेड में अडॉप्ट किया जाता है वो इस प्रकार से रहता है कि जो एक्सपोर्टर और जो ओवरसीज बायर हैं वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि गुड्स की क्वालिटी क्या होगी, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो किस शिप किस पोर्ट से लोड होगी, किस तरह की शिप से आएगी, और कहाँ पर वो किस पोर्ट में डिस्चार्ज होगी, और डिस्चार्ज होने के बाद किस तरह से वो जो जो ओवरसीज बायर है उसके पास पहुंचेगी। तो इसको और इसमें जो पेमेंट के रिस्क को जो है टोटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, हेज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो एक्सपोर्टर जो बोलता है कि आप ओवरसीज बायर को कि आप मेरे 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 बिहाफ में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए, जो कि आपका बैंक इशू करेगा। तो ओवरसीज बायर क्या करता है, वो अपने बैंक के पास जाता है, और जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके हिसाब से वो एक एलसी बनाने के लिए बोलता है। एलसी जो होती है वो फिर एक बैंक के द्वारा इशू किया गया एक ट्रेड ट्रेड का अरेंजमेंट होता है, कि जो कि स्विफ्ट के थ्रू जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसके बैंक के पास आ जाती है। जब इंडियन एक्सपोर्टर के बैंक के पास आ जाती है तो उस एलसी को वो जो है अपने अपने क्लाइंट या कस्टमर को जो कि एक्सपोर्टर है उसको एडवाइस करता है कि आपके लिए एक एलसी आई है। जो एलसी की टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं उसके हिसाब से आपको जो है अपना जो रॉ मटेरियल है या जो भी फिनिश गुड है वो तैयार करना है। और जो इस एलसी में जो रहती है मेजरली प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, और पोर्ट्स एंड जो टाइप ऑफ द शिपमेंट, टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ होगा। इसके अलावा जो दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट रहती हैं, वो एक रहती है ट्रेड टर्म्स। ट्रेड टर्म्स का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो किस तरह से डिसाइड होगा। कि अगर अगर सपोज करो, अगर एलसी की टर्म बोलती है कि ये जो प्रोडक्ट होगा वो फ्री ऑन बोर्ड होगा। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि जो आपका जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो जो जो भी उसका मटेरियल जो उसने एक्सपोर्ट करना है वो उस पोर्ट में भेज देगा, जहाँ पर कि जिस पोर्ट, या सपोज करो अगर वो फ्लाइट से जा रहा है तो उस एयरपोर्ट पे जो है उस प्रोडक्ट को छोड़ देगा। उसके बाद की जो भी कॉस्ट होंगी या जो भी उसके रिकरिंग जो एक्सपेंसेस होंगे आफ्टर बोर्डिंग इन द प्रोडक्ट इनटू द शिप और मे बी द फ्लाइट, वो बियर करता है बायर। तो इस केस में जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो थोड़ा कम होता है। इसके इसके अलावा जो टर्म यूज करती है वो सीआईएफ है, जिसमें कि सारे की सारी कॉस्ट, वो इंश्योरेंस की कॉस्ट और जो भी फ्लाइट की कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट जो होती है वो आपका इंडियन एक्सपोर्टर बोन करता है। इसलिए प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा, जो कॉस्ट या प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एलसी में डिफाइन रहती हैं कि जो प्रोडक्ट जो डिलीवर होगा वो किस टर्म्स पे होगा, फ्री ऑन बोर्ड होगा या सीआईएसएफ होगा। तो उन सब चीज़ों के बाद ही जो है वो जो है इंडियन एक्सपोर्टर जो होता है वो गुड्स को रेडी करता है और एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद जो एलसी की जो दूसरी मेन कंडीशन रहती है वो पेमेंट टर्म्स रहती हैं। पेमेंट टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे ही गुड्स जो है इंडियन एक्सपोर्टर ने शिप कर दी हैं उसके कितने टाइम के बाद जो है पेमेंट जो है उसको मिलेगी फ्रॉम द ओवरसीज बायर। तो इसमें दो टर्म्स की जो मेजर होती है, एक साइट होती है। साइट मतलब होता है जैसे ही ओवरसीज बायर को वो डॉक्यूमेंट साइट हो जाएंगे उसके पास, वो उसकी पेमेंट कर देगा थ्रू अगेन इस बैंकर के थ्रू। और अगर
क्या बोलते हैं एलसी में जो पेमेंट टर्म्स यूजांस है, यूजांस का मतलब होता है कि एक पीरियड के बाद पेमेंट करेगा। जनरली जो उसका स्टार्टिंग पीरियड जो होता है इस तरह के यूजांस का, वो डेट ऑफ शिपमेंट रहता है कि शिपमेंट के कितने दिन के बाद जो है उसको पेमेंट करनी है। जनरली 90 डेज 180 डेज का इसमें यूजांस रहता है। तो जो इन दोनों के बीच जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है वो इनको टर्म्स पे डिपेंड करती है कि कौन सी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है और पेमेंट कब आने वाली है। अगर साइड पे होगी तो साइड पे तो ऑब्वियसली जो उसका प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम होगा, और अगर उसको यूजांस पीरियड दिया जा रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। नाउ एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर दिए हैं, उसने अपने डॉक्यूमेंट अपने बैंक को सबमिट कर दिए हैं, जो भी उसके एलसी की टर्म एंड कंडीशंस थी वो सब फुलफिल कर दिए हैं उसने डॉक्यूमेंट वाइज। और उस जो हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर के बैंक ने वो डॉक्यूमेंट ओवरसीज़ बायर के बैंक को भेज दिए हैं। ओवरसीज़ बायर के बैंकर ने उसको वो डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, उसने वो गुड्स ले ली हैं जहाँ से भी उसको जिस भी पोर्ट से उसको गुड्स देनी थी। और जो है अब उसने अपने बैंक को बोल दिया है कि अब सब नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, यू कैन मेक द पेमेंट टू द सप्लायर इंडियन एक्सपोर्टर्स। और वो जो है उस अब नाउ जो ओवरसीज़ बायर का बैंक होगा वो अपने नॉस्ट्रो का, अगर सपोज करो यूएसडी की हम बात करें, लेट सपोज कि जो ओवरसीज़ बायर का जो यूएसडी अकाउंट है वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क के पास है, उसने अपने बैंक को, उसके बैंक ने जो है सिटी बैंक न्यूयॉर्क को बोल दिया है कि आप जो है थ्रू ए मैसेज कि आप ये पेमेंट जो है जो ओवरसीज़ जो सेलर जिसने हमको गुड्स दिए थे उसके बैंक के नॉस्ट्रो या जो कि मे बी लेट्स सी स्टैंडर्ड बैंक न्यूयॉर्क के पास है, उसको उतने डॉलर भेज दीजिए। जैसे ये पैसा जो है सेलर के बैंक के नॉस्ट्रो में आ जाता है, सेलर का बैंक जो है अपने एक्सपोर्टर को बोलेगा कि आपका इतना फंड्स जो हमने बिल भेजा था अपने ओवरसीज़ बायर को उसके बिहाफ पे आ गया है, आप चाहें तो इस यूएसडी को कन्वर्ट कर सकते हैं आईएनआर में, और चाहें तो इसको किसी अपने डॉलर अकाउंट जो ईएफसी अकाउंट जो एक्सपोर्टर का अकाउंट होता है वहाँ रख सकते हैं। और लेट्स सी कि जो एक्सपोर्टर ने उसको कन्वर्ट कर लिया है आईएनआर में, तो जो रेट जो इसमें लगेगा वो टीटी बैंक का लगेगा। लेट्स सपोज कि उस दिन 96 का रेट था, तो 96 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से उसके अकाउंट में आईएनआर क्रेडिट हो जाएगा जो हमारा एक्सपोर्टर का अकाउंट है। नाउ लेट सपोज कि जो एलसी की टर्म्स थी वो यूजांस थी कि जो पेमेंट होगी वो 100 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट आएगी, और जो शिपमेंट जो हुई थी वो 1 जनवरी 2026 को हुई थी। तो जो टेंटेटिवली जो इसकी पेमेंट आनी है वो आपकी 1 जुलाई 2026 को आएगी। और जो पर इसमें एक रिस्क है कि जो जब ये पेमेंट जुलाई में आएगी 1 जुलाई 2026 को, पर जो एक्सपोर्टर ने जो गुड्स का जो प्राइस किया होगा वो डिपेंडिंग ऑन आज के करंट यूएसडी आईएनआर को रेट कर किया होगा। लेट सपोज कि जब उसने वो प्राइस किया था तो उस दिन 96 था, लेकिन जब वो उसका एक्चुअल पेमेंट जब 6 महीने के बाद आएगा जुलाई में, हो सकता है कि रेट जो होगा वो मे बी हो सकता है कि 98 रुपीज़ पर आईएनआर हो जाए, या 96 रुपीज़ पर आईएनआर पे ही ये स्टेबल रहे, या 95 रुपीज़ आईएनआर पर यूएसडी हो जाए। तो अगर वो 96 रुपीज़ आईएनआर पर यूएसडी रहता है तो एक्सपोर्टर को कोई भी इसमें एक्सचेंज लॉस नहीं होगा, और अगर वो 98 रुपीज़ पर आईएनआर यूएसडी हो जाता है तो उसको 2 रुपये का गेन होगा, जो कि उसके लिए एक बेनिफिट या मतलब विंडफॉल गेन होगा। पर इन केस अगर ये जो एक्सचेंज उस दिन जिस दिन उसका डॉलर का फंड्स आएगा उसके नॉस्ट्रो में बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में, उस दिन 95 रुपीज़ पर डॉलर हो जाता है तो उसको 1 रुपये अपने पर डॉलर में लॉस होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो जो बायर का जो सेलर का बैंक होगा, और जो सेलर क्या कर सकते हैं वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं, जिसमें कि उसको आज ही के दिन जिस दिन भी उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और ओवरसीज़ बायर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसी दिन जो है वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता है कि जब भी उसके पैसे 1 जुलाई 2026 को आएंगे तो वो जो जितने भी डॉलर आएंगे उसको वो एक जो आज का करंट स्पॉट है 96 रुपीज़ प्लस जो प्रीमियम होगा 50 आए, इस रेट से उसके जो भी डॉलर आएंगे वो कन्वर्ट होकर उसको आईएनआर में मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो उसका जो फ्यूचर का जो भी करेंसी का जो रिस्क है या करेंसी वेरिएशन का जो भी रिस्क एक्सपोर्टर के पास है वो उसको अवॉइड कर सकता है, हैज कर जिसको हेजिंग बोलते हैं। इस तरह से उसके जो फॉरेन करेंसी के रिसीवेबल फ्यूचर में आने वाले होते हैं उसको अवॉइड कर सकता है उसमें फॉर एनी एडवर्स मोमेंट्स।
तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर ही आज समाप्त करूंगा, पर मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक्सपोर्टर के पास और क्या क्या ऑप्शन है अपने करेंसी को हैच करने के लिए, सिमिलरली मैं इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से भी अगेन इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।